दोस्तों नमस्कार। विश्व बैंक और आईएमएफ लगातार ये कह रहा है कि दुनिया विश्व मंदी की तरफ बढ़ रही है और दुनिया के अलग अलग जगहों पर हो रहे सामरिक संघर्ष ये बताने लगे हैं कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ मंदी के आसार और दूसरी तरफ विश्व युद्ध के आसार, और इन दो परिस्थितियों के बीच दुनिया अपने अपने देशों के आश्रय, वहां के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देशों की जरूरतें और अपनी सामरिक और कूटनीतिक बिसात को बिछाने में लग चुके हैं। इस दौर में हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति आज जब सामने आएंगे तो वो क्या कहेंगे। पूरी दुनिया की नजर उन पर थी और तेहरान में जो माहौल था, जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी, ईरान के राष्ट्रपति खामखई को सुनने के लिए वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी थी कि दुनिया की नजर अगर ईरान पर है और ईरान की नजर अगर अपने लोगों के आश्रय युद्ध की दिशा में बढ़ते हुए कदम को लेकर है, तो फिर ईरान ये कतई नहीं चाहेगा कि दुनिया के बीच वह अलग थलग पड़ जाए। इसीलिए खुले तौर पर ईरान के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के मुसलमानों से यह ऐलान किया कि दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं। आपका दुश्मन कौन है यह समझ लें, आपको बांटने की कोशिश हो रही है यह भी आप जान लें। और इन परिस्थितियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब इसके भी संकेत दिए कि हो सकता है इजराइल जब हमला करे तो उन जगहों पर भी ईरान में हमला करे जहां उसके तेल के भंडार हैं, और तेल के भंडार पर अगर इजराइल रॉकेट गिरेंगे तो दुनिया के बाजार में, वह भी तेल बाजार में, कैसे हाहाकार मचेगा यह बताने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए। क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के वक्त जो पाबंदियां रूस पर अमेरिका ने लगाई और नाटो देशों ने लगाई, लेकिन भारत एकमात्र देश रहा जो रूस से तेल खरीदता रहा, और दुनिया के लिए या यूरोप के लिए भारत ही एकमात्र राहत का देश रहा जिसने रूस से तेल खरीदा, यहां पे उसकी सफाई की और उसके बाद उस तेल को एक्सपोर्ट कर दिया यूरोप में। यानी यूरोप के भीतर भी कोई संकट तेल को लेकर नहीं आया। लेकिन जब से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ है, या कहें जिस दिन ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी, उस दिन से लेकर अभी तक बीते 72 घंटों में 10% दुनिया के बाजार में तेल के कीमत में इजाफा हो गया। $70 प्रति बैरल से बढ़कर अब यह $77 प्रति बैरल हो गया है। तो दुनिया के लिए तेल के बाजार में मौजूदगी में भारत को लेकर कौन सा संकट होगा और भारत के लिए यह कितना बड़ा संकट होगा यह भी समझना होगा। और जब युद्ध की शक्ल में यह संघर्ष बदल जाएगा तो दुनिया में भारत की कितने बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी, और अगर युद्ध की जद में मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देश आ जाते हैं जहां पर तकरीबन 90 लाख भारतीयों की मौजूदगी है। उनकी मौजूदगी सिर्फ रोजगार को लेकर नहीं है, बल्कि बड़ी तादाद में वो पैसा भारत भी भेजते हैं। भारत का विदेशी भंडार पूंजी का जो है उस मार्फत बढ़ता, यह भी हर कोई जानता है। लेकिन दुनिया के मुस्लिम एक हो जाएं, इसको कहने की जरूरत क्यों पड़ गई। और जब अमेरिका की राजनीति कहती है कि एक वक्त तो ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने बताने से चूके नहीं, और अब वो लगातार कहते हैं कि इजराइल के साथ वो खड़े हैं और एक झटके में अगर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो युद्ध समाप्त कर देंगे। और इन सब के बीच जो शेयर बाजार का बुलबुला है उसको भी वह तोड़ डालेंगे, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी जिस बुलबुले के आसरे पनप रही है, अगर उसके असर को दुनिया के बाजार में भारत के अक्स तले देखें तो भारत का बाजार भी इस बुलबुले से दूर नहीं है। और देखिए, कल ही युद्ध की आहट जब तेज हुई तो एक झटके में भारत के शेयर बाजार से तकरीबन 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान निवेशकों को हो गया। दरअसल इन तमाम परिस्थितियों के बीच अब समझने की जरूरत है कि अमेरिका का रुख, ईरान की सोच, इजराइल की रणनीति और इन सब के बीच भारत या कहें चीन या कहें खाड़ी देशों के बीच की परिस्थिति क्या कहती है। एक एक करके इसे आज समझने की जरूरत है। लेकिन इन सब से पहले एक दृश्य देख लीजिए
जब आज ईरान के राष्ट्रपति जुमे के दौर में, जुमे के वक्त पहुंचे लोगों को संबोधित करने के लिए, तो वहां का दृश्य क्या था? अबुल-कासिम मुस्तफा मोहम्मद अब्दुल्लाह दुनिया भर में मुस्लिमों की तादाद 2 बिलियन से ज्यादा यानी 200 करोड़ से कुछ ज्यादा है, और भारत दुनिया के तीसरे देश में आता है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है। दरअसल इस जगह पर ईरान के राष्ट्रपति ने दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं, इसका नारा दे डाला। इस नारे का असर क्या होगा, खाड़ी देशों ने भी अभी तक खुद को इस संघर्ष से अलग रखा हुआ है, और दुनिया भर के लगभग 57 देशों में, जो कि एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उससे जुड़े हुए 57 कंट्रीज हैं। और दुनिया भर में जो मुस्लिम देश हैं या लोग हैं, अगर जीडीपी, दुनिया की जीडीपी में इनके योगदान को देखें या इनकी मौजूदगी को देखें, तो यह तकरीबन 18 से 22% के बीच है। यानी दुनिया की इकोनॉमी में मुस्लिमों का योगदान या मुस्लिम कंट्रीज का योगदान या उनकी मौजूदगी कोई आसान नहीं है कि कोई एक झटके में अलग कर दे। तो क्या इस दौर में ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है, इसीलिए उसको यह ऐलान करने की जरूरत पड़ी, जहां पर धर्म के आश्रय ही सही एकजुटता का बोध दुनिया के सामने एक दबाव समूह के तौर पर उभर कर आ जाए? या फिर इस दौर में अमेरिका जिस रास्ते निकल पड़ा, अब उसके सामने मुश्किल यह है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हो तो कितनी देर तक खड़ा हो, और चुनाव के बाद क्या इस संघर्ष को रोका जा सकता है? डेमोक्रेट्स रोकेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन के तौर पर ट्रंप की मौजूदगी तो इस बात का एहसास लगातार कराती रही है कि वह खुले तौर पर इजराइल के साथ हैं, उसके संघर्ष के साथ हैं, उसके युद्ध के साथ खड़े हैं। यह परिस्थिति कोई छुपी हुई नहीं है, लेकिन इस दौर में कमला हैरिस कहें या डेमोक्रेट्स कहें, वह भी रिस्क लेने को कतई तैयार नहीं है। तो पहले इस नारे के तहत दुनिया की एक स्थिति देख लीजिए, क्योंकि जब दुनिया के मुसलमान एक हो तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा लगभग 25 करोड़ मुस्लिमों की मौजूदगी है, पाकिस्तान में 24 करोड़ के लगभग है, भारत में 20 करोड़ के लगभग है, बांग्लादेश में 15 करोड़ के लगभग है, उसके बाद नाइजीरिया लगभग 9 साढ़े 9 करोड़, इजिप्ट में भी 9 करोड़, तुर्की में भी लगभग 8.5 करोड़, ईरान में 8 करोड़ 25 लाख मुसलमान है, यानी वहां की पूरी जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ है, उसमें 8 करोड़ 25 लाख मुसलमान यानी 99% से ज्यादा हैं। और 99% से ज्यादा देश जहां पर मुस्लिमों की तादाद है, उसमें मालदीव भी आता है, मॉरिटानिया भी आता है, सोमालिया भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, वेस्टर्न सहारा भी आता है, यमन भी आता है, अल्जीरिया भी आता है, मोरक्को भी आता है, मोमिटो भी आता है, सूडान भी आता है। और इन सब के बीच अगर टटोलते चले जाइएगा तो यमन है, सीरिया में 83% है। इसके बाद की परिस्थिति यह है कि भारत के इर्द गिर्द की अगर स्थितियों को देखें तो बांग्लादेश में भी 91% मुस्लिमों की तादाद है, मलेशिया में तकरीबन 61% जो कि 2 करोड़ के हिस्से में आते हैं, इनकी मौजूदगी रूस में भी है, तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख जो कि लगभग 10 साढ़े 10 11% बैठते हैं, इनकी मौजूदगी अमेरिका के भीतर भी है, इनकी मौजूदगी ध्यान दीजिए तो फ्रांस में है, जर्मनी में है, यूके में है, इटली में है, लेकिन यहां पर 1%, 5%, 6%, फ्रांस में 10% जरूर है जहां 67 लाख लोग हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देखिएगा तो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में मुस्लिमों की तादाद है।
लेकिन सवाल है कि ईरान क्या सबको एकजुट इसलिए करना चाहता है कि अब उसने युद्ध के रूप में स्वीकार लिया है कि युद्ध होना तय है? क्योंकि उन्होंने सेना पर भी अपने भाषण में छोड़ दिया कि सेना तय करेगी उनकी कि युद्ध कब, कैसे, किस रूप में लड़ा जाए। लेकिन इस दौर में अपने दुश्मनों को अगर मुस्लिमों ने नहीं पहचाना, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो आवाज लगा रहे थे, उसका कितना असर होगा यह तो दूर की बात है। लेकिन इस दौर में अमेरिका की कूटनीति इजराइल के जरिए शायद दुनिया के भीतर युद्ध की आहट दे चुकी है। और बाइडेन ने आज यह भी संकेत दिए कि दरअसल इजराइल हो सकता है कि खास तौर से तेल के ठिकानों पर निशाना बनाए। अब यहां यह समझना जरूरी है कि इससे तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रास्ते दुनिया के लिए बंद हो जाएंगे, आवाजाही महंगी हो जाएगी, व्यापार के रास्ते की लागत बढ़ जाएगी, यानी महंगाई बढ़ेगी। और ईरान के भीतर अगर ध्यान दीजिए तो ईरान दुनिया का 7वां बड़ा देश है जो तेल का उत्पादन करता है। तेल का भंडार उसके यहां 4th नंबर पे आता है, लेकिन गैस का भंडार दूसरे नंबर पर है। ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्मातक देशों का संगठन है, उसमें तीसरे बड़े उत्पादक देश के तौर पर ईरान आता है। प्रतिदिन तकरीबन 30 लाख बैरल तेल का उत्पादन ईरान करता है। इस दौर में सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है ईरान से। पहले भारत भी खरीदता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त जो रूस ने भारत को 30% छूट का ऑफर दिया और इसका भी ऑफर दिया कि रुपए और रूबल में ये तब्दीलें हो सकती हैं, डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस परिस्थिति में भारत एक झटके में जो 0.1% लेता था रूस से तेल, वो बढ़ते बढ़ते 35% तक चला गया। और वो तेल भारत में रिफाइन होकर यूरोप में जाने लगा और भारत एक लिहाज से एक्सपोर्ट कर कर बड़ी तादाद में अपनी इकोनॉमी को ठीक भी करने लगा। लेकिन अब अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई कोई पाबंदी ईरान पर लगती है या युद्ध की शक्ल में चीजें आगे बढ़ती हैं तो दुनिया में इसका क्या असर पड़ेगा और भारत पर इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा? न सिर्फ तेल को लेकर हमारी टीम ने इस पे अध्ययन किया और निकाला कि दरअसल हर क्षेत्र में भारत पे यह असर पड़ेगा। अगर भारत के एमएसएमई को भी आप ले लें, जो कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के तौर पर जिसकी पहचान है, वो इंडियन एक्सपोर्ट में उसका योगदान तकरीबन 45% है। भारत की जीडीपी में उसका योगदान लगभग 30% है। और अलग अलग सेक्टर, चाहे वो रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट ऑटोमेटिव सेक्टर के हों जो वेस्ट एशिया से ही जुड़ा हुआ है, उस पर जबरदस्त असर पड़ेगा। और इस वक्त एमएसएमई से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख कामगार तो जुड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में है उसमें उसका आउटपुट तकरीबन 35% एमएसएमई से जुड़ा है। और टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्री लीजिए, टेक्सटाइल यूरोप और रूस के साथ पूरा डिस्टर्ब हुआ है, एयर रूट डिस्टर्ब होगा। और जो टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था उसमें हमारी टीम ने बताया ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हीरे जवाहरात, फार्मास्यूटिकल्स जो दवाइयों से जुड़ी हुई बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसको इस रूप में समझिए कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2 बरस पहले तकरीबन $42 बिलियन का भारत करता था, जो 2 बरस के बाद यानी 23-24 में घटकर $35 बिलियन हो गया। और इस बरस औसत निकाला जा रहा है कि यह लगभग $31 बिलियन हो जाएगा, यानी $10 बिलियन की कमी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में ही इसी दौर में निकलकर सामने आ जाएगी। यह भी समझना होगा कि तेल का जिक्र जब हो रहा है तो भारत बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाला भारत है, क्योंकि भारत अभी न्यूक्लियर के आश्रय एनर्जी को डेवलप नहीं कर पाया है। लेकिन यहां एक चीज जानकारी में और रखिए, दुनिया की कूटनीति और सामरिक संघर्ष और बाजार तीनों अलग अलग सोच है। और इसीलिए यूरोप के जो देश नाटो के साथ जुड़े हैं और पाबंदी लगाते हैं रशिया को लेकर कि उसने यूक्रेन के साथ जो युद्ध किया पाबंदी लगा दी, लेकिन न्यूक्लियर पर पाबंदी नहीं लगी, क्योंकि न्यूक्लियर के जरिए उनकी एनर्जी प्रोडक्शन अभी भी होता है और वह रशिया पर निर्भर है। तो जहां जिसकी जरूरत है यह भी समझना चाहिए, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा। इसका मैसेज बहुत साफ है कि अब दुनिया की कूटनीति नए तरीके से गढ़ी जा रही है और इस प्रक्रिया में भारत भी इस बात को बाखूबी समझ रहा है। आज भारत के विदेश मंत्री दिसानायके से मिलने श्रीलंका पहुंचे। दिसानायके चुनाव जो जीते हैं
प्रेसिडेंट का श्रीलंका के भीतर उन्होंने भारत के खिलाफ नारे दिए। अडानी का वहां जो पवन चक्की लगने वाली है, कहा इसको मैं बंद करा दूंगा। ठीक मालदीव की तर्ज पे वो नारे लगे वहां पर, और भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए चीन के करीब पहुंचते हुए। और इस दौर में भारत ने भी समझा, और शायद श्रीलंका भी समझे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर तरीके बदल रहे हैं, खास तौर से सामरिक संघर्ष के मद्देनजर। इसीलिए पहली बार, कम से कम 9 बरस में पहली बार हम कह सकते हैं कि अब विदेश मंत्री 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए। यह कितना बड़ा अंतर है, यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि इस अंतर को समझिए तो 29 अगस्त को पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा था एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, और 30 अगस्त अगले दिन ही भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, हर चीज का समय होता है, हर काम अंजाम तक पहुंचता है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है, मुद्दा खत्म हो चुका है, अब हम पाकिस्तान से किसी रिश्ते पर क्यों विचार करें। और आज यह खबर आई कि विदेश मंत्री 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए। कूटनीति के इस तौर तरीके में भारत भी समझ रहा है कि आने वाले वक्त में मुश्किल क्या होगी, और शायद दुनिया का हर देश समझ रहा है, क्योंकि युद्ध की आशंका तो है। और इसीलिए आज जब श्रीलंका पहुंचे तो आर्थिक संबंधों के मद्देनजर दिशा नायक से जयशंकर ने बातचीत की। श्रीलंका चीन के करीब जरूर हो चला है, क्योंकि वामपंथी नेता दिशानायक रह चुके हैं और उनकी विचारधारा के तौर पर करीबी चीन के साथ है। लेकिन दुनिया जब सामरिक संघर्ष के दौर से गुजरते हुए युद्ध की आहट में जा चुकी है, तब चीन की भूमिका क्या होगी, यह भी बड़ी बात है। लेकिन इन सब के बीच, खास तौर से वह चीन हो या भारत हो, वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, या फिर खाड़ी देशों के बीच तमाम देशों की मौजूदगी ही क्यों ना हो, सभी को, और यूरोप को भी उसमें ले लीजिए, सबको पता है कि अगर आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी तो उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। और भारत कोई आर्थिक तौर पर इस दौर में मजबूत नहीं है। देखिए, आज इसका खुला आरोप तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगाया, क्योंकि जिस दौर में रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, उस दौर में रूस में बड़ी तादाद में भारत के मजदूर वहां काम करने गए और युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में उन्हें भेजा गया। दिल्ली के अखबार एक इंडियन एक्सप्रेस ने उस रिपोर्ट को ही बताया कि किस तरीके से यहां से जो लोग नौकरी की खोज में गए, वहां पर कितने मुश्किल हालातों में जी रहे हैं। और इन सब के बीच जो आरोप आज कांग्रेस के अध्यक्ष ने लगाया कि लगभग 15,000 भारतीय श्रमिकों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तैयार कर रहा है, कहां भेजने के लिए? इजराइल भेजने के लिए, क्योंकि इजराइल में सभी वहां के नागरिक युद्ध में शरीक हैं। उनको अपनी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, तो काम कौन करेगा? तो भारत से आए हुए मजदूरों से काम लिया जाए। और भारत के रिश्ते इस दौर में बहुत निकट के हैं। 1992 में भारत ने पहली बार राजनयिक संबंध बनाए थे इजराइल के साथ, लेकिन आज की तादाद में, वक्त में कितने करीबी आ चुके हैं भारत और इजराइल, इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्रियों की कतार में पहले और एकमात्र प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इजराइल गए। और नेतान्याहू के साथ उनकी यारी कोई छुपी हुई नहीं है। राजनीतिक तौर पर और भी कई इश्यूज को लेकर यह बात बार बार सामने आती रही है, लेकिन सवाल इस दौर में भारत की इकोनॉमी का है। तो भारत के भीतर अगर स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 15,000 श्रमिकों को स्किल के तौर पर भेजे, अनस्किल्ड लेबर के तौर पर भेजे, इस दिशा में है, तो इसका दूसरा रूप शायद वो शेयर बाजार भी है, जिसमें कल एक झटके में 10,20,000 करोड़ से ज्यादा निवेशकों का नुकसान हो गया, क्योंकि युद्ध की आहट थी। तो युद्ध की परिस्थितियों में वह बुलबुला फूट जाएगा जो कि बाजार को संभाले हुए है। और अगर युद्ध की आहट में शेयर बाजार का बुलबुला फूटेगा, तो युद्ध की आहट में तेल की कीमतों का उछाल, कितना बड़ा बोझ भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा, यह भी छुपा हुआ नहीं है। युद्ध की आहट तले विश्व बाजार में चीजें कैसे महंगी होंगी,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे असर कितना व्यापक होगा, उससे जो कमाई होती है वो कितनी कम हो जाएगी, यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। और युद्ध की आहट अगर धार्मिक तौर पर दुनिया के मुसलमान एक हो जाओ इस रास्ते निकल रहा है तो ये और मुश्किल सबब है, क्योंकि ध्यान दीजिए अमेरिका युद्ध रोकना चाहता, इसका जिक्र बार बार हुआ, लेकिन हथियारों की सप्लाई भी अमेरिका कर रहा है। यानी अमेरिका अगर इजराइल का साथ ना दे तो क्या करे, क्योंकि वो अपने चुनाव के वक्त में ट्रंप और कमला हैरिस सामने सामने खड़े हैं। मिडिल ईस्ट के भीतर यह सवाल है कि ट्रंप आएंगे तो इजराइल को लाभ होगा, कमला हैरिस आएंगी तो आने वाले वक्त में डेमोक्रेट्स के जरिए कुछ रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन गाजा, लेबनान, यमन, मिडिल ईस्ट उसके बाद की परिस्थिति है। यानी हिजबुल्ला, हमास, ईरान से होते होते अगर यह मिडिल ईस्ट तक चला गया और इसके दायरे में अगर पूरा मिडिल ईस्ट आ गया तो कितना बड़ा असर, सिर्फ ये ईरान के चाबहार बंदरगाह का जिक्र नहीं है और ना ही G20 ने जो कैरिडोर, इकोनॉमिक कैरिडोर बनाने का जिक्र किया था कि यूरोप तक कैसे वो कैरिडोर काम करेगा, मसला उसका भी नहीं है। मसला तो यह है कि भारत के लोग अलग अलग जगहों पर, ईरान में 10,000 इंडियंस हैं, इजराइल में 20,000 इंडियंस हैं, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यहां पर 10,000 से लगभग 35 लाख तक इंडियंस की मौजूदगी है, जो बतलाती है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां काम करते हैं। कल को युद्ध की परिस्थिति में अगर यह पूरा इलाका घिर गया तो जो विदेशी मुद्रा भंडार में इनकी कमाई से जो रेमिटेंस आता है और उसके जरिए जो पैसा टैक्स के जरिए जाता है वह तो रुकेगा ही। इतने सारे लोग को आप रिहेबिलिट कैसे इंडिया के भीतर तब करेंगे जब आप युद्ध वाले देशों में भारत के मजदूरों को भेजने के लिए पॉलिसीगत तरीके से भेज रहे हैं। यानी इकोनॉमिक प्रोसेस में भारत के सामने एकमात्र शेयर बाजार है जिसका ग्रोथ इस दौर में हो रहा है, और उस शेयर बाजार से जुड़े हुए कॉरपोरेट का ग्रोथ इस दौर में हो रहा है। भारत की पूरी इकोनॉमी उस बुलबुले पर जाकर टिक गई है जो बुलबुला युद्ध के वक्त में काम नहीं करेगा। और अमेरिका के भीतर भी यही सवाल है, क्योंकि ट्रंप अपने भाषणों में लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल जो इकोनॉमी दिखाई दे रही है उसके पीछे कर्ज में डूबा हुआ अमेरिका है, जिसने अपनी इकोनॉमी से कई गुना ज्यादा कर्ज जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से उठाया हुआ है। भारत को लेकर भी आईएमएफ कई बार कह चुका है कि 2027-29 तक आते आते भारत की जीडीपी के बराबर का कर्ज हो जाएगा। ये परिस्थितियां क्या बतलाती हैं? सिर्फ दो सवाल। पहला सवाल, जिस दुनिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के आसरे संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बनाया जा रहा था और जिस व्यापारिक रिश्तों की वजह से चीन और अमेरिका भी आमने सामने आकर खड़े हो गए, यह युद्ध की शक्ल में चाहे हो सकता है दुनिया मंदी की दिशा में कदम बढ़ा रही हो और ऐसे में हथियार और उसका बाजार पनपते रहे और वो इकोनॉमी को एक साइकिल में घुमाते चले जाए जिससे इकोनॉमी चलती हुई दिखाई दे, तो यह सिर्फ उन देशों के साथ होगा जो हथियार बनाते हैं और जो अपने हथियारों को उस जमीन पर लगातार बरसाने के लिए भेज रहे हैं। वो यूक्रेन की जमीन हो या इजराइल या ईरान की जमीन हो, वो गाजा पट्टी हो, वो हिजबुल्ला के टारगेट में लेने वाले इलाके हों, कुछ भी हो इस दौर के भीतर में, तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं सामरिक संघर्ष से जुड़ी। लेकिन वही सामरिक संघर्ष अगर युद्ध की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे तो वह व्यापारिक रास्ते और आपस के व्यापार के जरिए मुनाफा बनाने, कमाने और शेयर बाजार सरीखे बुलबुले को डेवलप करने की परिस्थिति डगमगाने लगेगी। संकट इसीलिए कहीं बड़ा है। ये आहट न्यूक्लियर बम का इंतजार नहीं करती है। न्यूक्लियर बम के आसरे तो एक जगह पर तबाही हो सकती है, लेकिन सवाल है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर जब इसका असर पड़ेगा और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही हर उस देश के भीतर होगी जो गरीब देश हैं या डेवलपिंग स्टेट है, यानी विकासशील देश हैं, और विकसित देशों की इकोनॉमी के भीतर रिस्ट्रिक्शंस उनको लाना होगा प्रवासियों को लेकर। इस संकट के भीतर दुनिया के हिस्से में अगर ध्यान दीजिएगा तो तकरीबन
10 से 20 करोड़ लोग एक झटके में इस दायरे में आ जाएंगे जो दुनिया के भीतर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, और इस युद्ध के बाद उनकी परिस्थिति कहीं नाजुक ना हो जाए और इसके प्रभावित क्षेत्रों में आने वाले देशों की तादाद कम से कम साउथ ईस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट को ले लीजिए तो इसमें सबसे पहले या नंबर 1 पर रहेगी। असल संकट इस बात को लेकर है कि सारी परिस्थितियों को जिस लिहाज से खड़ा किया गया वह अमेरिका के हाथ से भी कहीं निकल तो नहीं गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।